हेलो साथियों, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरआरसी ग्रुप डी 2019 की सबसे बेस्ट रणनीति। पूरे यूट्यूब इतिहास में सबसे बेस्ट रणनीति बताऊंगा मैं आपको। और अगर आप इस रणनीति का उपयोग करके अपनी तैयारी करते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, मैं जो बता रहा हूँ आज उसको पूरा का पूरा आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये जो रणनीति आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इस रणनीति का प्रयोग करके बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन पाया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के भी बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से बुक्स से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे आज अपन बात करेंगे। और करेंट अफेयर आपको कितना पढ़ना चाहिए, कितने ईयर का पढ़ना चाहिए, उनको भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा बेस्ड होगा 2018 के एग्ज़ाम के ऊपर, जो कि आपका 2018 में आपको ज्ञात होना चाहिए कि 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था और टीसीएस ने कंडक्ट करवाया था। और भगवान की करनी से इस साल भी हो सकता है टीसीएस ही कंडक्ट करवाए। ठीक है, आपका एग्जाम तो क्या पैटर्न रहता है टीसीएस का, वो सब मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते, सबसे पहले बात करते दोस्तों सिलेबस की। तो ग्रुप डी का जो सिलेबस होता है आपको पता होना चाहिए इसका सिलेबस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की तो इसमें दोस्तों मेनली 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मेनली मेजर पोर्शन की बात करूंगा, सीधे सीधे, नो बकवास, ओनली काम की बात। सबसे पहले मैथ्स, दूसरे नंबर पे रीजनिंग, ठीक है। थर्ड जो सब्जेक्ट पूछा जाता है आपसे साइंस पूछेगा, साइंस। फोर्थ में आता है करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस। ठीक है, देखिए कितने मार्क डिवीजन की बात करूं तो कौन कौन से कितने नंबर से पूछा जाता है वो भी आपको जानना आवश्यक हो जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, मैथ्स आपसे पूछता है 25 नंबर की, रीजनिंग आपसे पूछता है 30 नंबर की, ठीक है। साइंस आपसे पूछता है 25 नंबर की, ठीक है। और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से होते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर का होता है। ठीक है, ये सब दिख रहा है ना आपको, आई होप समझ में भी आ रहा होगा। धीरे धीरे लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको जो मैं बताऊंगा वही रणनीति आपको फॉलो करनी है। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बुक्स के भी बारे में बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप कौन सी बुक्स को पढ़े और कौन सा सब्जेक्ट आपको कितने घंटे देना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को आपको देना है। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स दोस्तों आपसे 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 25 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, रेलवे में जो है निगेटिव मार्किंग होती है जो कि 1/3 मार्क की होती है। मगर ऐसा सोच लीजिए कि आपकी 3 अगर क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो एक जो सही वाला क्वेश्चन है उसके नंबर आपके माइनस हो जाते हैं। तो ये होता है बेसिकली निगेटिव मार्किंग में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास ये करिएगा कि आप कम से कम निगेटिव अटेम्प्ट करें, मतलब कि जो आपको लगे कि बिल्कुल सही है उसी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रणनीति की। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और इस समय में आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपको रणनीति बनानी है अपनी खुद की, ठीक है, और उस पर अमल करना है। तो आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की अगर अपन बात करें तो आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो इसके संबंध में दोस्तों जो एग्ज़ाम आपका हो सकता है ग्रुप डी का, ये आपका जाएगा मार्च में। ये कंफर्म है कि मार्च के बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। फरवरी के लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा अभी जो 15 दिसंबर से जो एग्ज़ाम होने वाले वो किसके होने वाले, मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, जिसका अभी हाल ही में क्या आया था, इसका जो पूरा का पूरा वो आ गया था, मतलब बोलना चाहिए डेट आ गई थी कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब से आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे, सारा का सारा जो है अपडेट आ चुकी थी किसकी, मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की। उसके बाद आपने इसका जो चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, उनका आपने वक्तव्य भी सुना होगा, तो उन्होंने भी ये इस संबंध में बोला था कि अपन जल्द ही प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका जो मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा एनटीपीसी का। ठीक है,
एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बाद ही जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। और ये 100% श्योर कर लीजिए कि आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो 2 से 3 महीना चल सकता है, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च, अगर जनवरी में भी स्टार्ट होता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम तो आपका जो एग्ज़ाम है 2 से 3 महीना तो चलेगा, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की एक तरफ अलग सिचुएशन है और एक तरफ उनको एजेंसियों को अपना एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाना है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो, इसके कारण थोड़ा कम स्टूडेंट का क्या होगा, एग्ज़ाम होगा या पेपर होगा। ठीक है, तो जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो ये लिख के ले लीजिए कि मार्च के बाद ही आपका होएगा। अभी भी आपके पास 3 मंथ बाकी है, 3 मंथ आपके पास बाकी है। अगर आज से स्टार्ट करें तो आज से आपके पास 4 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और अगर अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, मार्च से स्टार्ट हो जाता है तो आपके पास 3 मंथ है, और आगे भी अगर रहता है तो आपके पास 4 मंथ है। ठीक है, अब इन 4 महीनों में आपको ऐसी तैयारी करनी है और बिल्कुल मतलब कि कॉन्सेंट्रेट होकर तैयारी करनी है कि जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, क्योंकि दोस्तों मौके जो है बार बार नहीं मिलते। एक बार जो अभी जो वैकेंसी आई है, भरपूर फ़ायदा उठा लीजिए इस वैकेंसी का, क्योंकि इसके बाद जो वैकेंसी आना असंभव सा लग रहा है मुझे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जैसे कि हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी डाउन हो चुकी है, माइनस में जीडीपी कैलकुलेट हो रही है। अभी हाल ही में जो एक तिमाही में जो रहने वाली है 2021 की, तो -6% की जीडीपी कैलकुलेट की गई थी। किसने? मूडीज़ ने, मूडीज़ एक एजेंसी है उसके द्वारा कैलकुलेट की गई थी। तो वो तो अपन बात की बात करते हैं, अभी अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और जानते हैं रणनीति के बारे में। तो रीजनिंग और मैथ्स, इन दोनों की बात करें तो दोस्तों दोनों से ही आपको 50% कवर होगा। ठीक है, और रीजनिंग और मैथ्स हर किसी की अच्छी रहती है, मतलब कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट की रीजनिंग और मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि दोस्तों इनका जो मैथ्स की बात करूँ मैं सबसे पहले, तो मैथ्स से उतनी हार्ड नहीं पूछती, मैथ्स बहुत इजी लेवल की आती है ग्रुप डी में। आप चाहिए तो आपको जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसे लगाने का आप प्रयास करेंगे, जो कि मेरे पास रखा भी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सेट है, ये मैंने प्लेटफॉर्म का लिया था, बहुत अच्छा है। जो क्वेश्चन पेपर आए थे ये पूरे के पूरे मेमोरी बेस्ड होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए आप सबसे अच्छी बुक की बात करूँ मैं तो RS अग्रवाल से आप पढ़िए, मैथ्स बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर सेट आता है वो किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी पब्लिकेशन का आ सकता है, प्लेटफॉर्म, रुक्मणी वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सारे पब्लिकेशन है आप, लेकिन जो एक रिलायबल है पब्लिकेशन उसी पर आप विश्वास कीजिएगा, जहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ्स के लिए आप बुक्स की बात करूँ तो बुक्स RS अग्रवाल है। ठीक है, RS अग्रवाल और एक HD यादव सारदा पब्लिकेशन का, उसकी आप बुक्स प्रीफर कर सकते हैं। जो मैथ्स की तैयारी करना है दोस्तों, इस पर ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आपको ये तो पहले जान लीजिए कि जो आपका सिलेक्शन होने वाला है उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप 25 में से 25 नंबर आप मैथ्स में ला सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी, ज़्यादा उतना भी इजी नहीं आता, मॉडरेट लेवल की मैं बात करूँ, मॉडरेट लेवल पूछता है ग्रुप डी में भी, लेकिन अगर आप चाहें तो 25 में से 25 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, भरपूर प्रैक्टिस करनी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करें, और जो टॉपिक आपको नहीं बनते तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जैसे कि एग्जामपुर हो गया। ठीक है, इन चैनलों पर जाकर आप वहाँ की जो मैथ्स वाले सर हैं उनसे आप मैथ्स पढ़ सकते हैं। एक साहिल सर है, बहुत अच्छे मैथ्स पढ़ाते हैं, वाईफाई स्टडी वाले, वहाँ से भी आप मैथ्स जो है कवर कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए जो मैंने आपको बता ही दिया, तो हर एक टॉपिक उठाइए, आप सिलेबस उठाइए, ग्रुप डी में क्या क्या सिलेबस पूछता है उसका सिलेबस आपको मिल जाएगा। कहाँ पर जो आपका जो आपने जब फॉर्म डाला होगा, जब नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे एक रूल बुक आई होगी। ठीक है, CEN RRC ऐसा लिखा रहता है, RRC CEN/01 इस नाम से, और 2019 इस नाम से आपको ग्रुप डी की जो है रूल बुक मिल जाएगी। उसमें पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, साइंस का सिलेबस सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं।
आगे बात करेंगे, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों रीजनिंग पर। रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी स्कोरिंग भी है, सिर्फ उसके लिए जिससे रीजनिंग बनती है, ठीक है। और जिससे नहीं बनती ना तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जो ग्रुप डी की रीजनिंग की बात करूँ तो दोस्तों ये एसएससी से बिल्कुल भी डिफरेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है और लगाया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपसे एनालिटिकल रीजनिंग पूछेगा, जैसे कि कंक्लूजन अजप्शन वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। ये मान के चलो 4 से 5 नंबर के यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो कंक्लूजन स्टेटमेंट के आधारित पूछता है, तो उनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना रीजनिंग में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। जी हाँ, कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। वाटर इमेज, मिरर इमेज और पेपर कटिंग, ठीक है। रीजनिंग में दोनों ही, ग्रुप डी के रीजनिंग में दोनों ही सब्जेक्ट आते हैं, मतलब कि नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग, ठीक है। दोनों ही आप अच्छे से तैयार करेंगे। और जो रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक मेरे को लगी आज तक, एक तो परफेक्ट की आती है रीजनिंग, जो कि दीपक कुमार, शायद, हाँ ठीक है, दीपक कुमार की जो रीजनिंग आती है परफेक्ट की, वो बहुत ही अच्छी मुझे रीजनिंग लगी। उसके बाद में अरिहंत की भी पढ़ा है, अरिहंत से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अरिहंत या एक लूसेंट की भी बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है रीजनिंग के लिए, ठीक है। इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे ज़्यादा आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर से, जो कि दोस्तों एक मेरे पास रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा वो बुक के बारे में। जो रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर का, जो मेरे पास से रखा है, देखिए ये रीजनिंग का प्लेटफॉर्म का है, इतनी सारी है। इसमें सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे रेलवे में, 3000 प्लस क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है और यहाँ से आपको रीजनिंग का एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से रीजनिंग जो है आपका रेलवे में आती है, कौन कौन सी बुक्स, मतलब कि रेलवे में किस टाइप की रीजनिंग आपसे पूछता है, उसका आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कोई भी बुक फॉलो करना है, उससे अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है किससे, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है उससे, रीजनिंग की, ठीक है। और अगर आपसे कोई भी टॉपिक नहीं बनता तो उस टॉपिक के लिए आप क्या करिए, पूरा का पूरा आपको क्लास देखने की ज़रूरत नहीं किसी भी यूट्यूब चैनल की। उससे क्या होता है भैया, रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होता है। जैसे कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं जम रहा है, जैसे कि डाइस आपको नहीं जम रहा है ना, तो आप सीधे सीधे सर्च करेंगे डाइस फॉर रेलवे, तो बहुत सारी वीडियो आपको निकल के आ जाएंगी। कोई भी एक वीडियो आप देख लेना, आपको पूरा का पूरा भर जाएगा। और जैसे कि कैलेंडर, जैसे कि आपको कैलेंडर नहीं आ रहा है तो कैलेंडर टॉपिक सर्च करना, पूरा का पूरा आपको आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसका भी सिलेबस आप एक बार देख लीजिए। सिलेबस भी जैसा कि मैंने बताया आपको, रूल बुक जो है आपके पास रूल बुक होनी चाहिए। उस रूल बुक में जो सिलेबस वाला जो पोर्शन होता है ना, उसका आप क्या करें, हार्ड कॉपी ले लीजिए। मतलब कि इस प्रकार से जो आपके मोबाइल में रहता है, लेकिन मोबाइल का कोई मतलब का नहीं रहता है, इस प्रकार से आपका जो एक हार्ड कॉपी आ जाएंगी, ठीक है। इसमें आप उसका जो फोटो कॉपी कर लीजिए, जेरोक्स निकाल लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा पूरा का पूरा। अब साइंस की बात करें तो दोस्तों, साइंस में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए। और मैं ये भी बता दूँ, केवल मैथ्स और रीजनिंग से काम नहीं चलने वाला है। जिसकी साइंस अच्छी है, जिसकी साइंस बहुत ही, मतलब कि आपको अच्छी नहीं है तो अच्छी कर लो, अच्छी नहीं है तो अच्छी कर लो, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो साइंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और साइंस के लिए बेस्ट मैं बुक की बात करूँ तो सजेशन मेरा यही है कि आप NCERT पढ़ें। 9th 10th की जो NCERT होती है, वहाँ से ही जो क्वेश्चन साइंस के पूछता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के वहीं से पूछता है, NCERT से। वो थ्योरी वाला पोर्शन आपका NCERT से कवर हो जाएगा। और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है काहे की MCQ की, तो आप प्रीवियस ईयर का जो साइंस का जो MCQ कोई सी बुक आती है उसे ले लेंगे, तो वहाँ से आपका जो है कवर हो जाएगा अच्छी तरीके से। और इसके लिए एक लूसेंट की बुक आती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस के लिए लूसेंट की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही जो NCERT तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। NCERT वो भी कौन सी, 8th 9th 10th, सिर्फ 3 क्लास की पढ़ना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। 8th 9th और 10th 3 क्लास की ही आपको NCERT पढ़ना है। अगर आप NCERT नहीं पढ़ना चाहते तो एक लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट का पूरा NCERT का सार
लूसेंट में रहता है, ये मैंने देखा है। ठीक है, तो साइंस की बात होगी, 25 नंबर के आपको साइंस आएंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसके बाद अगर अपन जीए और जीए करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की बात करें, सीए मतलब करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट में ये क्वेश्चन बना रहता है कि सर आप बताइए मुझे कि कितने साल का मैं करंट अफेयर पढूं, कितने साल का। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने 2018 में एग्ज़ाम दिया था ग्रुप डी का, तो वहाँ पे मैंने देखा था दोस्तों 2017 के भी करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन पूछा था। इवन 2017 की बात करूँ, इवन 2016 के भी जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे। तो 2016, 2017 और 2018 यहाँ के तो क्वेश्चन आए ही आए थे। एग्ज़ाम हुआ था आपका 2018 में, तो 2 साल पहले के आपको करंट अफेयर कवर करना है। लेकिन सारा देखो 2018 का आपको पूरा करंट अफेयर आया था, मुझे उस समय बात करूँ, 2016 से 1-2 क्वेश्चन आए थे। अब अपन बात करते, फोकस करते 2019 की एग्ज़ाम के लेकर ग्रुप डी की, तो यहाँ पर आपका जो करंट अफेयर है, ये एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, तो आप एक टारगेट बना के चलिए कि आपका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है। इसके अगर 1-2 महीने बाद भी हो जाता है या इसके पहले तो नहीं होगा, मार्च के पहले तो आपका एग्ज़ाम हरगिज़ नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब है, आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम मार्च में है और आप ये मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 1 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो 1 मार्च 2021 से अगर पीछे चले तो मार्च 2020 का तो आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर अच्छे तरीके से पढ़ना है। मतलब कि ऐसा पढ़ना है कि आपको याद होना चाहिए, मतलब है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 20 नंबर अगर जनरल अवेयरनेस और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से आएंगे, तो वहाँ से आपको जो है 15 नंबर का जो है करंट अफेयर पूछेगा, और जो 5 नंबर का जो है अदर पूछेगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन हो गया। ठीक है, कभी कभी 15 से आप 12 हो सकता है, लेकिन 15 से ज़्यादा भी नहीं आएंगे करंट अफेयर की मैं बात करूँ तो। और जो आपका जो वो है क्या, विविध वाला पोर्शन, वहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछता रहता है। तो अपन बात कर रहे थे करंट अफेयर की, तो 1 साल का आपको करंट अफेयर पूरा का पूरा पढ़ना है, मतलब कि 2020 का करंट अफेयर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद 2019 का थोड़ा लाइटली पढ़ना है, और जो 2018 में जो इवेंट हुए हैं, जैसे कि बात करें 2018 में बहुत सारे इवेंट हुए होंगे, उससे रिलेटेड 2018 के आईपीएल से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ सकते हैं। मुझे क्वेश्चन आया था दोस्तों 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसे इवेंट जो 4 साल या 2 साल बाद होते हैं, उनके बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछता है करंट अफेयर में। ठीक है, तो आप बेसिकली 2 साल का तो आप करंट अफेयर अच्छे से तैयार करेंगे, 2020 का तो आप पूरा का पूरा करंट अफेयर पढ़ेंगे, और 2019 का भी आप करंट अफेयर पढ़ना है। मतलब 2020 और 2019 का आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर पढ़ना है। ये देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए बुक की बात करूँ तो दोस्तों मुझे सबसे अच्छी बुक स्पीडी की लगती है करंट अफेयर के लिए, मेरे पास है भी वो, मैं यही वाली फॉलो करता हूँ। आपको जो बुक लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं, मैं इसी से पढ़ता हूँ। ये इसमें अच्छा खासा मुझे करंट अफेयर मिल जाता है, और इसे मैं मतलब 15 दिन में समाप्त भी हो जाती है। अगर आप पढ़ना चाहें तो 15 दिन में आप इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर की बात हो गई, और अब बात करते हैं अपन अब जनरल अवेयरनेस, मतलब कि जनरल अवेयरनेस की, मतलब इसमें जीके, जीएस, ठीक है, सॉरी, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछता है। पॉलिटी का क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है, तो पॉलिटी की मैंने बहुत सी क्लासेस ली है, अगर आप वहाँ से भी पढ़ते तो आपका जो है पॉलिटी कवर हो जाएगा। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पॉलिटी का जो सेक्शन है। ठीक है, तो ये बेसिकली रणनीति थी। अब मैं बात करूँ किस सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्या कमज़ोर है, क्या हार्ड है। हर किसी की एबिलिटी अलग अलग होती है, तो वो आप अपने हिसाब से मतलब डिसीजन ले सकते हैं कि आप कितना समय कौन से सब्जेक्ट को देना चाहिए। फिर भी मैं बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा समय मेरे हिसाब से साइंस पे देना चाहिए, उसके बाद रीजनिंग पे देना चाहिए, और जिसकी अगर मैथ्स कमज़ोर है तो भाई वो सबसे ज़्यादा समय अपना मैथ्स और रीजनिंग को दे। ठीक है, जिसकी मैथ्स अच्छी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा समय देना है आपको केवल और केवल साइंस पे। ठीक है,
तो इस प्रकार से अगर हम बात करूं मैं सेफ स्कोर की, तो आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। देखिए मैथ्स में अगर आप 25 में से 20 भी नंबर ला लेते हैं तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट होगा। 20 से 22 नंबर, 20 से 22 नंबर ला लेते हैं तो आपका ये सेफ अटेम्प्ट होगा। रीजनिंग की बात करें तो 30 में से 30 भी नंबर आ सकते हैं रीजनिंग में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है रीजनिंग में लाने की। फिर भी अपन अगर 5 नंबर छोड़ दे तो आप 25 नंबर रीजनिंग से ला सकते हैं, 25 से 28 के बीच में, ठीक है। 25 मिनिमम और मैक्सिमम 28 आप ला सकते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में दोस्तों 25 में 25 नंबर आना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन 25 में से आप 20 नंबर साइंस में आसानी से ला सकते हैं। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर लेंगे, 10 से 15 लेंगे, 12 से 15 ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ा है वही आ जाएगा। कई बार ऐसा आता है आपसे नए क्वेश्चन भी टकरा जाते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन आप आगे पीछे ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखें तो आप 77 से लेकर 85 तक अगर आपके नंबर आते हैं तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आपका 77 से लेकर 85 तक नंबर आते हैं तो आप अच्छी कंडीशन में हैं, ठीक है, ये आप मान सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी जांचना है, तो आप प्रीवियस ईयर का सबसे अच्छा फंडा ये है कि प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट ला लीजिए। जैसा कि मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है, मैं क्या काम करता हूँ, ये देखिए, ये जो मैं निशान लगा लेता हूँ सही गलत कितने नंबर आ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। ऊपर में जाके ऊपर में लिख लेना कितने नंबर कितने सही आ रहे कितने गलत आ रहे, इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक खास रणनीति थी ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी 2019 को लेकर, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा है, आपके लिए बेनिफिशियल हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता लगे। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन होता है, घंटी का बटन बोलते हैं इसे, उसे दबाना बिल्कुल ना भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से तैयारी अपनी करते रहें।